सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। एक्चुअल में मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं था, सच्चाई ये है। दूसरा, चौधरी देवीलाल जी भी थे उस टाइम पे, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के मैंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन की। जब मेरी ये जो पूरी हुई टर्म वाइस चेयरमैन की, उसके बाद मुझे राज्यसभा में भेज दिया गया। वो आपको जो बुलावा आया था वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, वो कैसे आया? नहीं, उन्होंने ये कहा मुझे कि आपके केस वेस तो नहीं है कोई। मैंने कहा जी अब तक तो नहीं है। पार्टी तो छोड़ने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब हालात ये हो गए, या तो पार्टी छोड़ दें या राजनीति छोड़ दें। इस मतलब ये डिसीजन आपने इसलिए लिया कि जो चौधरी देवीलाल का परिवार था वो दो हिस्सों में बच गया। डिपार्टमेंट भी आपको सबसे बढ़िया वाला दे दिया, PW दे दिया, पब्लिक हेल्थ सर्विस दे दी। ये जो डिपार्टमेंट है ये कहते बहुत मलाईदार है। हरियाणा में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन रहा है आपकी नज़र में? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 18। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत, एक बार फिर चक्रव्यूह के साथ। चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में आज हमारे साथ जो शख्स हैं, वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हरियाणा में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राजनीति के पुराने जानकार हैं। आइए आपका तारुफ करवाते हैं रणबीर सिंह गंगवा साहब के साथ। नमस्कार। रणबीर गंगवा के नाम से आपको जानते हैं। गंगवा आपके गांव का नाम है जी। तो शुरुआत आपके गांव से ही करते हैं। कहाँ पे है ये गांव और आपकी शुरुआत राजनीति में कैसे हुई? अपने बारे में उन तमाम दर्शकों को बताइए जो थोड़ा आपके बारे में कम जानते हैं। देखिए मुकेश जी, मेरा गांव गंगवा है और कैमरी रोड पे मेरी ज़मीन है, जहाँ हम खेत में रहते हैं। मेरी जो पहली क्लास से ही मैं खेत में ही रहा और पटेल नगर के बिल्कुल ही नज़दीक था, तो वहाँ स्कूलिंग मेरी जो है पटेल नगर से शुरुआत हुई। 10वीं क्लास मैंने वहाँ से की। हिसार के पटेल नगर की बात कर रहा हूँ। हिसार के बिल्कुल ही साथ अटैच गांव है, ये गंगवा गांव है। एक तरीके से आपको पता ही नहीं चलेगा कि हिसार से बाहर कब निकल गए। एक तरीके उसका पार्टी बना हुआ है अभी, हालांकि पंचायत है अभी। आज़ाद नगर के बिल्कुल साथ लगता हुआ ही है। और वहाँ मेरा जन्म हुआ और उसके बाद में जैसे हमारे वहाँ हिसार के अंदर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, ये ऐसे एरिया है जो लोग खेतों में भी काफ़ी रहते हैं, ढाणियाँ बना करके। तो मेरी याद में मैं खेत में रहा, वहीं परवरिश हुई। खेत में रहे या ढाणी में? ढाणी, वही ढाणी होती है। ढाणी जो खेत में मकान बना लेते हैं उसको ढाणी बोलते हैं। ढाणी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और एक पर्टिकुलर परिवार के नाम से उसका नाम भी रख देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी ढाणी का क्या नाम था? ढाणी का नाम उस टाइम तो नहीं, मेरे पिताजी का नाम चौधरी राजा राम जी थे। तो ऐसे राजा राम की ढाणी? हाँ, राजा राम की ढाणी के नाम से ही जो है वो थी। और उसके बाद अब तो धीरे धीरे क्योंकि शहर आगे बढ़ गया तो अब तो शहर के अंदर ही आ गया। पहले तो एक तरीके से खेत के अंदर ही थी, वहाँ जहाँ से वो शुरुआत मेरी जो है हुई। और जहाँ तक राजनीतिक शुरुआत की बात है, मैं एक्चुअल में मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं था, सच्चाई ये है। मैं 2000 के अंदर पहली बार जिला परिषद का मेंबर बना। जिला परिषद का मेंबर बनने के बाद मैंने इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन की। उसके दो कारण थे। एक तो उस टाइम की वो सरकार थी, मैंने कभी वोट लिए हैं, लोगों को कोई काम करने हैं, कुछ है तो सरकार करा सकती है। दूसरा, चौधरी देवीलाल जी भी थे उस टाइम पे, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के मैंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन की और उससे मेरी राजनीतिक एक शुरुआत उसको कह सकते हैं। और उसके बाद में फिर मुझे जिला का बैकवर्ड सेल का अध्यक्ष बनाया गया इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर। 2005 में सरकार चली गई, दोबारा मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा और मैं जीता। और केवल 5 लोग हम जीते लोकदल पार्टी के, और बाकी 24 कांग्रेस के थे। कांग्रेस में 2 फाड़ थी, वो 14 और 10 में डिवाइड हो गए। चेयरमैन ही रिजर्व थी, तो इसलिए हमने जो है
एक जो गुट था कांग्रेस का, उसके साथ मिलकर के मैं वाइस चेयरमैन बना, कांग्रेस का चेयरमैन बना। कौन सा गुट था? गुट कौन सा मैं बताऊं आपको, 2005 में जैसे आपको पता है कि ये जो चुनाव विधानसभा के होते हैं उसके तुरंत बाद चुनाव ये जिला परिषद का था। उस टाइम पे चौधरी भजनलाल जी कांग्रेस में थे, बट उनको क्योंकि चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया था और हुड्डा साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया था, इसलिए चुनाव भजनलाल के नाम पे भजनलाल जी के जो गुट था, जो जिसमें 14 मेंबर थे और 10 ऐसे थे जो वहाँ उस टाइम पे जेपी साहब जो है वो एमपी मेंबर पार्लियामेंट थे, और जिंदल साहब वहाँ जो थे, जेपी और जिंदल, नवीन जिंदल जी के पास जो है वो 10 थे। हमने एक गुट के साथ, चौधरी भजनलाल वाले गुट के साथ मिलकर के मैं वाइस चेयरमैन बना और उनका चेयरमैन बना ब्रजलाल जो है। तो अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये दावा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। दूसरा जो नाम अभी अभी आपने लिया, चौधरी देवीलाल, तो देवीलाल को हमेशा से ही किसानों का नेता माना जाता है और सबसे बड़ा किसान नेता के तौर पे उनको देखा जाता है, ऊपर प्रधानमंत्री भी रहे। तो ये जो देवीलाल जी की साथ की आपकी यात्रा रही, बहुत चहीते रहे हैं आप, हमें पता है। आप को उन्होंने राज्यसभा भी भेजा, तो वो क्या कहानी थी? आपको काफ़ी इंतज़ार भी करना पड़ा, कोई पद से शायद आपका इस्तीफा भी देना पड़ा था। नहीं, मैंने जो उस टाइम चौधरी देवीलाल जी जब मैंने ज्वाइन की तो उस टाइम एक मित्र से वो रिटायरमेंट पे ही थे, राज्यसभा मेंबर थे, और 2001 में उनकी डेथ हो गई थी। मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मुझे राज्यसभा में भेजा 2000, जैसे मैंने कहा, मुझे बैकवर्ड क्लास का अध्यक्ष बनाया गया, मैंने काम किया। उसके बाद में मैं वाइस चेयरमैन बना बिना सरकार के, और फिर मुझे जनरल बॉडी का जिला का अध्यक्ष 2008 में बनाया गया। मैंने अपना कार्य किया। 2009 में जब विधानसभा का चुनाव आया तब प्रीशमन होकर के पहली बार जो आज की जो कंस्टिट्यूंसीज है वो 2009 से इसका प्रीशमन में लागू हुआ था उसमें। तो वहाँ से जो नड़वा कंस्टिट्यूंसी है उस टाइम पे लोकसभा में कोई सीट आई को नहीं आई थी इंडियन नेशनल लोकदल की, और संपत सिंह जी और जो एमएल रंगा, ये 4-5 जो मंत्री थे ये चले गए जस्ट पहले चुनाव से। तो मुझे चौटाला साहब ने कहा कि आपको चुनाव कहाँ से लड़ना है बताएं, तो आदमपुर से लड़ोगे या नड़वा से? मैंने कहा जी नड़वा में पड़ता है मेरा तो गांव, और मेरा वार्ड भी वहीं से पड़ता है। अचानक मुझे कहा गया, मेरी कोई तैयारी नहीं थी, जिला का अध्यक्ष मैं था जनरल बॉडी का। तो फिर मैंने चुनाव लड़ा। उस टाइम पे प्रोफेसर संपत सिंह ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, और चौधरी भजनलाल जी की वाइफ जसमा जी ने चुनाव वहाँ से लड़ा, और मैंने लोकदल से। तो मेरा और जसमा जी का 5000 का अंतर था, क्योंकि उस समय पे संपत सिंह जी क्योंकि पहले बड़े मंत्री रहे थे इसमें, और वो काफ़ी हमारे जो वर्कर थे, पार्टी के वर्कर जो मेन था, वो उनके साथ चला गया था उस चुनाव में, और उस कारण से चुनाव में हार गया। लेकिन उसी दिन चौटाला साहब का ये फ़ोन आया था, यार तेरे साथ तो गलत हो गया। गलत का मतलब उनका मतलब था भाई पार्टी के लोग जो है छोड़ के चले गए, नहीं तो चुनाव जीत जाते, मैं लेकिन तुम्हारा ख्याल रखूँगा। हाँ, तो उन्होंने कहा भी 6 महीने की बात है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मुझे पता नहीं, मैंने कहा एक वर्कर को जैसे हौसला देते हैं। और 6 महीने बाद में 2010 में जब मेरी ये जो पूरी हुई टर्म वाइस चेयरमैन की, उसके बाद मुझे राज्यसभा में भेज दिया गया। वो आपको जो बुलावा आया था वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, वो कैसे आया? उस समय यही जो जिला परिषद के और उसके चुनाव का समय था, और पार्टी ने डिसीजन लिया था कि हम अपने समर्थित कैंडिडेट खड़े करेंगे। मैं जिला का अध्यक्ष होने के नाते मैं कोई गांव में गया हुआ था, हमारे वहाँ बूरे गांव है वहाँ पे, और वहीं फ़ोन आया था चौटाला साहब का कि आप कहाँ हैं, कल मीटिंग में आ रहे हैं? मैं कहा मीटिंग में तो आऊँगा जी, आपने बुला रखा है। कल हमारी स्टेट बॉडी की मीटिंग थी। बताया नहीं आपको कि क्यों बुला रहे हैं? नहीं, उन्होंने ये कहा मुझे कि आप ये केस वेस तो नहीं है कोई? मैंने कहा जी अब तक तो नहीं है। तो कहा कि कल एक आप अपना सर्टिफाइड वो वोटर लिस्ट की कॉपी ले आना, आपका कवरिंग कैंडिडेट में आपका नाम जो है वो राज्यसभा के कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे, और टॉप सीक्रेट रखना। बुलाया था, उसके बाद में फिर मैं लेके गया, और वो फिर मीटिंग हुई शाम को, और उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि आपको राज्यसभा में भेजा जाता है। जी, मतलब कवरिंग कैंडिडेट नहीं, मेन
मेन रहे। कैंडिडेट पे, और जी। 6 महीने वाला जो वायदा था वो चौटाला हाँ, साहब ने बिल्कुल। आपको सरप्राइज के नो तौर पे डाउट, पूरा कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। चौटाला साहब की जो राजनीति रही, इनेलो की जो राजनीति रही, हरियाणा की राजनीति की बात उनके बगैर हो ही नहीं सकती। अब भाजपा की राजनीति चल रही है हरियाणा में, केंद्र में। अधिकतर लोग कांग्रेस के, अधिकतर लोग इनेलो के अब भाजपा में ही शामिल हो गए हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी में। जी। तो चौटाला साहब की याद आती रहती है या भूल गए हैं? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, फिर उसके बाद में भी जैसे 2014 का चुनाव आया, तो क्योंकि मेरी टर्म 16 तक थी, मुझे उन्होंने कहा कि आपके बगैर कोई ये जीत नहीं पाएगा, नड़वा से ही आपको चुनाव लड़ना है। उन्होंने मेरे को बोल दिया पहले, और मैंने नड़वा से चुनाव लड़ा। और चौधरी भजनलाल जी के परिवार के सामने, जहाँ चंद्रमोहन जी ने चुनाव लड़ा, जो डिप्टी सीएम भी रहे हैं, और संपत सिंह जी की तो उस चुनाव में जमानती मुश्किल से बची थी 200-300 वोटों से, और मैं चुनाव जीता चंद्रमोहन को हरा करके। लेकिन 2018 में जिस तरीके का एपिसोड आपको पता है कि पार्टी क्या परिवार के अंदर ही एक तरीके से दो फाड़ हो गई, और इसलिए एक तरीके से मन ही टूट गया था कि हम क्या करें भी, जो है ना, जहाँ दिल से काम किया था उन्होंने तो पार्टी तोड़ ली। और उस टाइम में 2014 में, क्योंकि आदरणीय मनोहर लाल जी ने यहाँ चीफ मिनिस्टर बने थे, 5 साल तक उनके कार्यशैली देखने का मौका मुझे मिला। और उसके बाद फिर उधर से ऑफर आया कि आप आ जाए, अच्छे आदमी, आप यहाँ से चुनाव आपको लड़वाएंगे। किसने दिया ऑफर? पार्टी के हमारे संजय भाटिया जी जो एमपी रहे हैं वो भी आए थे, और वहाँ के हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी, और बाद में माननीय मनोहर लाल जी से बात जो है हुई थी। तो मैंने कहा था भी चलो, मेरा तो ये है कि मैं पार्टी तो छोड़ने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब हालात ये हो गए कि या तो पार्टी छोड़ दें या राजनीति छोड़ दें, इस मतलब तरीके ये का हालात हो गए। डिसीजन आपने इसलिए लिया कि जो चौधरी देवीलाल का परिवार था वो 2 हिस्सों में बट 2 गया। हिस्से में हो गया था, एक में अभय चौटाला चले गए, एक में अजय चौटाला चले गए। बिल्कुल। भतीजे अलग हो गए, चाचा जी जी अलग हो जी गए। जी। यही वजह रही, या फिर हाँ, ऐसा लग रहा था कि अब वो बहुत साल हो गए सत्ता से दूर रहे, नहीं, तो थोड़ा ऐसा सा कुछ सत्ता भी का नहीं। मजा देखो, चख लेते मैं हैं? आपको क्लियर आपको बता दूं बात, ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल ये था कि मैं जिस वर्ग से आता हूँ, बहुत ओबीसी कम वर्ग से आते हैं। मैं मोस्ट बैकवर्ड से आता हूँ। ओबीसी में भी 2 है, बीसीए और बीसीबी। बीसीए से मैं आता हूँ, प्रजापति समाज से आता हूँ मैं, और बीसीए में ही जो आपको पूरी उसके अंदर एक बड़े वर्ग के अंदर, राजनीति के अंदर बहुत कम लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं नहीं। और दूसरा ये कि जिस तरीके से आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने का काम किया, मेरिट पे आधार पर नौकरी दे करके, जिसके सबसे ज़्यादा अगर कोई वर्ग भुगत भोगी था इस बात का, तो वो मोस्ट बैकवर्ड था। क्योंकि ना तो उनके पास पैसे होते और ना ही पॉलिटिकल सिफारिश होती, इसलिए बैकलॉग छोड़ दिया जाता था कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते खाली हैं। छोड़े जाएंगे। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के अंदर भी, कांग्रेस की सरकार के अंदर भी इस तरीके से छोड़ दिया जाता था। हमें बड़ी तकलीफ होती थी इस बात की। और जब मेरिट के आधार पर नौकरी दी, तो ना केवल बैकवर्ड कोटे के अंदर, क्योंकि सारे हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, उनके बच्चे भी स्वाभाविक है कि वो मेहनती होते हैं। पढ़ाई के अंदर भी उन्होंने मेहनत करी, जनरल के अंदर भी उन्होंने अपना स्थान बनाने का काम किया। सारी की सारी भरी गई जब से आदरणीय मनोहर लाल जी ने मेरिट के आधार पर नौकरियां शुरू की, एक न्याय मिला। तो वो उनसे प्रभावित होकर के फिर मैंने कहा भी चलो ठीक है, मैं 6 महीने पहले रिजाइन दे करके मेरे एमएलएशिप से, और लोकसभा चुनाव से पहले 2019 में फरवरी के अंदर ही मैंने जो है ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। एक भाजपा वो थी जिसको पूरे तरीके से देखा जाता था कि जो संघ परिवार है सपोर्ट कर रहा है, एक अलग विचारधारा रहती थी। अगर उनका आप कंपैरिजन कांग्रेस के साथ करें या इनेलो के साथ करें या अन्य किसी राजनीतिक पार्टी के साथ करें, अब जो भाजपा है उसमें जो भारी लोग हैं, भारी लोगों से मेरा तात्पर्य है कि संघ से उनका कोई ज़्यादा गहरा संबंध नहीं रहा है, उस पार्टी से कोई नहीं रहा है। तो चाहे आप अभी जो पिछले लोकसभा के चुनाव है इसमें देख लीजिए, ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स थे वो भारी थे, बाहर से, मतलब भाजपा में ज्वाइन किए। तो अब उस भाजपा के लिए आप आए थे, या ये जो भाजपा आप कहें कि लोकतांत्रिक सी भाजपा हो गई है वो अच्छी है? लोकतांत्रिक भाजपा, ट्रांसपेरेंसी से काम करने वाली भाजपा, दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, जिनके साथ लगातार अन्याय हुआ है उनको न्याय देने वाली भाजपा
के साथ में आया। लेकिन कई तो जो भाजपा में आए बड़े नेता, चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ, वीरेंद्र जी, उनका मन नहीं लगा, वो वापस चले गए। कुछ माइक पे या पत्रकार सम्मेलन में तो नहीं कहते हैं कि नहीं, थोड़ी सी इज्जत कम मिलती है, भाजपा वालों को ज़्यादा मिलती है, जिनका संघ बैकग्राउंड हो उनको ज़्यादा मिलती है, जो बाहर से आती हैं थोड़ी अनदेखी होती है। देखिए, भाजपा के अंदर जो काम करता है उसकी इज्जत है, और जो काम करने वाला होता है उस जगह अपना आप उनकी बढ़ जाती है। देखिए, केवल और केवल स्वार्थ के वशीभूत कोई आता है, अपना केवल स्वार्थ देखता है, तो फिर कहीं न कहीं वो जो है अपना कहीं भी चले जाते हैं। जो आपने बात की, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की बात आप कह रही हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने हमारे साथ अन्याय नहीं किया। उन्होंने मेरे को जो है, मैं तो उन्हीं की बता रहा हूँ आपको जी। कि शपथ लेने के लिए बुला लिया था, एन मौके पर उसकी जो है टाड़ हो गई केंद्रीय मंत्री की। वही कहते थे कि जिस कांग्रेस पार्टी को 40 साल दिए उन्होंने तो मुझे केंद्रीय मंत्री बनाया नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बिना कोई मुख्यमंत्री रहे हुए को सीधा गुरु को कैबिनेट मंत्री इतना बड़ा पद दिया है, तो भारतीय जनता बहुत पार्टी बड़ा ने दिया है। मंत्रालय भी उनको हाँ, दिया गया। उन्होंने कहा। तो अब अगर वो गए तो शायद उनको लग रहा था, जैसे और भी लोग सोच रहे थे कि अब भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही, कांग्रेस की सरकार आ रही है। ये जो रूमर था, ये जो आप लोगों के जो टीवी चैनल भी जो सारे जो दिखा रहे थे, जो सर्वे वाले, कि भाई कांग्रेस की सरकार आ रही है, कहीं न कहीं देखिए ये चमत्कार हुआ कैसे? ये मतलब हमें तो आज भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भाजपा के जो नेता थे उनकी भी बॉडी लैंग्वेज कहें तो वो भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे कि आ जाएगी। हालांकि जिस दिन चुनाव था उस दिन भी, जिस दिन रिजल्ट निकल रहा था उस दिन भी नायब सिंह सैनी साहब 3 बार हमारे साथ हमारे चैनल पे लाइव रहे और वो कह रहे थे आएगी, लेकिन आएगी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था जितनी सीट्स आ गई। और जिस हिसाब से कांग्रेस को लग रहा था कि बस आ गई है, उन्होंने तो अफसरों के डिपार्टमेंट बांटना भी शुरू कर दिया था। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? और इसमें बार बार लोग ये भी कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, देश का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से देश का गौरव विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है, जहाँ तक स्टेट की बात आपने की कि कैसे आई, स्टेट के अंदर जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो वंचित वर्ग है, जो दलित है, पिछड़े हैं, जिनके साथ लगातार अन्याय हुआ है, उनको जो न्याय देने का काम किया, आदरणीय मनोहर लाल जी की जो नीतियाँ जो थी, और आदरणीय जो नायब जी जिनको उस समय पे नए नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उन्होंने जो लगातार जाकर के एक विश्वास पैदा किया कि हाँ हम हैं तो आपके हित बिल्कुल सुरक्षित है, और जो ट्रांसपेरेंसी जो कार्य किए वही एक कारण था कि जिससे रिपीट किया है। जो लगातार जो लंबे समय से जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, वो सचेत होकर के, ये इस बात से उनको चिंता थी कि हाँ कभी कांग्रेस हाथों नहीं जाएगी, उसने आगे बढ़ करके खड़े होकर के बूथ संभाल करके और ज़्यादा बम्पर वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जब भी कोई किसी की सरकार बनती है तो 36 बिरादरी का वोट मिलता है, किसी एक वर्ग का नहीं मिलता, लेकिन सबसे बड़ी अहम भूमिका अगर किसी की है तो वंचित वर्ग की है, जिनके साथ अन्याय हुआ उनकी है। मैं सवाल पूछता, उससे पहले ही आपने जवाब दे दिया जी। तो मेरा सवाल ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति रही, एक मुख्यमंत्री जो तकरीबन 9 साल और कुछ महीने राज कर चुके थे, पंजाबी वर्ग से आते थे, उनकी जगह नायब सिंह सैनी को जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, आप भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो ये रणनीति ज़्यादा काम कर गई? नहीं, मैंने कहा कि नीतियाँ जो थी मनोहर लाल जी की थी, जो नीतियाँ जो उन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया वो थी, और आदरणीय नायब सैनी जी का चेहरा, और जो उन्होंने एक जो मेहनत की लोगों में जाकर के, एक जो विश्वास पैदा किया कि इस जो हमारा जो चल रहा है इसको हम कंटिन्यूस करेंगे और आपको न्याय देंगे, और न्याय किया, जो कहा वो किया। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जो डीएससी का जो आरक्षण देने की बात कही है, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की थी
कि जो वंचित है, जो पीछे रह गए हैं, उनको भी उनका हक मिल सके, और वो करने का काम किया है। सरकार बनते ही सबसे पहले इस बात का पहली कैबिनेट के अंदर ही फैसला किया कि डीसी का 10% अलग से आरक्षण होगा। पहली कैबिनेट का ये फैसला था। मंत्रालय किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा उससे पहले इस बात का फैसला करने का काम किया। और मैं आपको बताऊं कि आज ऐसे ऐसे बच्चे नौकरी लगे हैं। अभी जो नौकरी लगे थे, मैं बरवाड़ा से इस बार चुनाव लड़ा, गया तो एक रेडी वाला लड्डू लिए खड़ा, जो मुश्किल से 2000 की सब्जी उसमें थी। बरवाड़ा से जो चुनाव लड़ा उसमें कंफर्टेबल थे काफ़ी, या अपनी पार्टी के कुछ लोगों ने विरोध भी किया आपका वहाँ पे? नहीं, पार्टी के लोगों ने विरोध नहीं किया, लेकिन मैं क्योंकि लगातार नड़वा से जीता था, और इस बार मेरे को केवल 2 दिन पहले जो मुझे कहा गया कि आपने बरवाड़ा से चुनाव लड़ना है, वहाँ से कभी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं, वहाँ कमल खिलाना है, तो एक बार थोड़ा सा स्वाभाविक है कि थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा डर लगा। डर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये रहा कि थोड़ा सा पहले जाकर के थोड़ा सा अगर तैयारी कर लेते तो ठीक है। लेकिन जो पार्टी ने जो आदेश दिया, मुझे 2 आदेश दिए गए थे। एक तो वहाँ से जीतना कहीं है। ऐसा तो नहीं लगा था मैं नलवा में ठीक था, यहाँ पे भेज रहे हैं? स्वाभाविक है, जहाँ से आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको ठीक तो वहीं लगेगा, नड़वा से एक ठीक सवाल तो लग रहा है। और मेरे जहन में आ रहा है अब, क्योंकि आप हमेशा ओबीसी के लीडर के तौर पे जाने जाते हैं, जी। अब मुख्यमंत्री भी ओबीसी से हैं, अच्छी दोस्ती है आपकी है, डिपार्टमेंट भी आपको सबसे बढ़िया वाला दे दिया, पीडब्ल्यू दे दिया, पब्लिक हेल्थ सर्विस दे दी, और ये जो डिपार्टमेंट है ये कहते बहुत मलाईदार हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ बात, मेरे जो बड़े डिपार्टमेंट हैं तो मेरी एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है, और निश्चित तौर पे मैं धन्यवाद करूंगा हमारे शीर्ष नेताओं का कि उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी है। और अब तक की राजनीति अगर मेरी आप देखेंगे तो मैं लगातार 2000 से लेकर के आज 2025 है, कंटिन्यूअस, चाहे मैं छोटे पद पे रहा, चाहे मैं जिला परिषद भी रहा, जिला परिषद का वाइस चेयरमैन भी रहा, मैं एमपी भी रहा, एमएलए भी रहा, डिप्टी स्पीकर भी रहा पिछली बार, अब मैं मंत्री हूँ। अब तक तो परमात्मा की कृपा से जो है, जिस तरीके से वो कहते हैं ना भी, काजल की कोठरी के अंदर रह करके भी जो है दामन बचाए रखना, और मेरा प्रयास हमेशा ये रहा है कि मुझे जिम्मेदारी मिली है, और मेरी इतनी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं मेरे जो प्रदेश के लोगों की सेवा कर सकूं। कोई भी महकमा मलाईदार, बिना मलाईदार, मुझे समझ में नहीं आता कि आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ये इशारा बिल्कुल साफ साफ करता हूँ कि जो आम जनता है, आम धारणा है, उसमें जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसमें हम साफ तौर से मानते हैं कि अगर किसी डिपार्टमेंट में करप्शन होती है, भ्रष्टाचार अगर सबसे ज़्यादा होता है, तो उसमें से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पहले नंबर पे आता है। इस लिहाज से उसको मलाईदार शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट संभालते ही मेरा पहले मीटिंग के अंदर ये था कि करप्शन कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई अगर क्वालिटी के साथ कोई गड़बड़ करेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पहले मुझे नहीं पता क्या होता रहा है, लेकिन अब कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक मैं इस महकमे का मंत्री हूँ। और हमने वो किया है, हमने क्वालिटी के अंदर सुधार किया है। हमने जो है स्पष्ट तौर पर कह करके जहाँ भी मैंने कह दिया कि कोई भी एजेंसी अगर काम करने वाली है, वो भी अगर कोताही बरतेगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। दोनों ही डिपार्टमेंट मुकेश जी डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं। आदमी घर से निकलते ही सड़क पे आता है, चाहे वो स्कूटर से आए, चाहे वो गाड़ी से आए, चाहे किसी चीज़ से भी आए। और इसी तरीके से पानी भी सुबह उठते ही पानी चाहिए, सीवरेज का पता चलता है कि सफाई व्यवस्था कैसी है। ये दोनों ही डिपार्टमेंट ऐसे हैं, अगर इसमें अगर कहीं कोई कोताही बरती जाती है तो स्टेट का पता चलता है कि स्टेट के अंदर कितनी प्रोग्रेस है, किस टाइप की प्रोग्रेस है, उससे उसका ये पता चलता है। इसमें ज़्यादा जो ध्यान है हम जनता का रखते हैं या ठेकेदारों का रखते हैं? जनता का ध्यान रखते हैं, स्टेट का ध्यान रखते हैं, अच्छी सुविधाएं जो है जनता को मिले। और जिस विश्वास के साथ जनता ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, उस विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास जो है रहा है। और हमने, जैसे आपने कहा
अगर किसी ने गलत किया है तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है। अब थोड़ा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, हालांकि आप हरियाणा की राजनीति में रहते हो, तो अभी अपना वहाँ पे भी तीसरा टर्म चल रहा है। जो ओपोजिशन है वो जब सवाल उठाती है तो उन सवालों को पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी टेलीविज़न हेडलाइंस बना के दिखाता है। तो सत्ता पक्ष कहता है ये हमारे देश का विपक्ष नहीं है, उनके प्रवक्ता हैं, तो वो अलग से सफाई देने की कोशिश करते हैं। इस पूरा ये जो चल रहा है इस वक्त देश में, इसको आप राजनेता के तौर पे, एक आम हिंदुस्तानी के तौर पे कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से जो राजनीति की है, तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम किया है। डायरेक्ट कई बार तो वो कह देंगे कि भगवानधारी जो आतंकी है या हिंदुओं को आतंकी बताना, इस टाइप के जो उनके बयान आना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और तो और चलो जो मर्जी कहे, भारतीय जनता पार्टी को जो मर्जी कहे, लेकिन जिस तरीके से हमारी सेनाओं पे भी सवाल उठाना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से जब हम अपनी सेना के ऊपर भी सवाल अगर उठाते हैं तो अपने आप ही हम जो हमारे जो दुश्मन देश है उनके प्रवक्ता बन गए। और वो देख रहे हैं कि आज जिस तरीके से मीडिया में आ रहा है कि राहुल गांधी जी जो पाकिस्तान के हेडलाइन बने हुए हैं अखबारों की, इन न्यूज़ की, ये मैं दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा कि जिस पार्टी ने इतने लंबे समय तक राज किया और आज उसकी हालत इस तरीके की है और उसके जो सोच जो है वो इस तरीके की है, इसका मैं देश का दुर्भाग्य ही कहूँगा। एक सवाल आपकी पुरानी पार्टी से, इनेलो जो कभी सत्तासीन हुआ करती थी, एक दबदबा होता था, नाम ही काफ़ी था। ऑफिसर्स को बुला के जब ओपी चौटाला हो कुछ कह देते थे तो ऑफिसर को उसकी तरफ मुंह करके कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ऑफिसर खुद ही समझ जाता था। वो पार्टी अब गायब हो गई। पिछली बार अभय सिंह जी की जो पार्टी थी इनेलो, उसकी कोई अहमियत नहीं दिखाई दी, एक सीट उनकी आई। इस बार जो जेजेपी बनी थी वो ज़ीरो पर आ गई। तो ये जो परिवार टूटा है, क्या ये परिवार आपको लगता है कि भविष्य में कभी जुड़ेगा? अगर जुड़ेगा उसकी कितनी संभावना है, और नहीं जुड़ पाएंगे उसकी कितनी आशंका है? देखिए, जहाँ तक परिवार की बात कही मुकेश जी, देखिए जो परिवार है, चाहे उसकी प्रॉपर्टी है, कोई और चीज़ है, उसकी विरासत अगले लोगों की, उनके परिवार के लोगों की होती है। लेकिन जो पार्टी है ये बहुत से कार्यकर्ताओं के खून पसीने से बनकर के तैयार होती है, उस पर सबका हक होता है। उन्होंने, परिवार ने पार्टी को तोड़ करके जो मैं कहूँगा कि इसके एक तरीके से अन्याय करने का काम किया है लोगों के साथ, वो लोग देख रहे हैं। और आज उनकी हालत जो इस तरीके की हुई है उसी का एक कारण है। और मैं नहीं समझता कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी या उससे टूटी हुई जेजेपी का आज तो मुझे कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा। आप ज़्यादा करीब उन दिनों में किसके रहे? अभय चौटाला के रहे या अजय चौटाला के रहे? दुष्यंत की और दिग्विजय की राजनीति कैसे देखते हैं? देखिए, जो तीनों ही जो थे, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला जी, चाहे अजय सिंह जी, चाहे अभय सिंह जी, मेरे तीनों के साथ ही अच्छे संबंध थे। मैंने जो है ना अपना जो भी मेरे को ड्यूटी लगाई हमने, मैं कार्य करता था पार्टी का, और चौटाला साहब भी मुझे पूरा सम्मान देते थे, नो डाउट। और सबसे ही दुष्यंत जब यहाँ से एमपी बने हिसार से, तो मैं इलेक्शन इंचार्ज था और वहाँ हमने जो वो चुनाव जीता था उस टाइम पे, और सबसे मेरे अच्छे संबंध थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब पार्टी टूटने की वजह से बहुत से लोग बेचारे हताश, निराश हुए, स्वाभाविक है, जो लंबे समय तक जो कार्य किया उनका नुकसान हुआ है। हरियाणा में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन रहा है आपकी नज़र में? अपने पार्टी लाइन से ऊपर उठ के ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। देखिए, अपने अपने समय के अंदर सबने ही हरियाणा को आगे ले जाने का प्रयास किया है, नो डाउट। लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन अगर किसी ने करने का काम किया तो आदरणीय मनोहर लाल जी ने करने का काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। जो जिस तरीके से मैंने कहा एक व्यवस्था सुधारने का काम जो है वो किया, जो है वो मनोहर लाल जी ने किया है। आखिरी सवाल, अब जो आपका ये कार्यकाल है इसमें आपका क्या लक्ष्य है कि पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, हेल्थ सर्विसेज के माध्यम से जो लोग आपकी पार्टी से चुन के आए हैं, भाजपा से एमएलए, कुछ ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी से चुन के आए हैं, उनकी हमेशा ये शिकायत रहती है कि जहाँ से बीजेपी जीती है वहाँ पे तो फंड्स मिल जाते हैं,
लेकिन जहाँ पर मान लीजिए इनेलो के विधायक जीत के आए हैं या कांग्रेस के विधायक जीत के आए हैं, तो वहाँ पे फंड्स देने में आप दोगलापन दिखाते हैं। नहीं, मैं आपको रिकॉर्ड बता दूंगा सारा का सारा, अगर मैं रिकॉर्ड का तो वो भी दे दूंगा। हमने ये कतई नहीं देखा कि कहाँ से हमारा विधायक बना और कहाँ से नहीं बना। हमने जो टोटली जो हमारी रोड है उनका सभी का 5 साल के अंदर पूरा कारपेट हो जाए, उसका इस तरीके की व्यवस्था बनाने का काम किया है। कहीं भी रोड टूटी हुई ना मिले, क्वालिटी की रोड हम बनाएं। डिपार्टमेंट की जो छवि जिस तरीके से आपने पहले जिक्र किया वो ना हो करके लोगों को ये जाए कि हाँ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है तो अपने आप में एक ब्रांड होना चाहिए, कि लोगों को विश्वास होना चाहिए, तो बहुत अच्छा है। ये व्यवस्था हम बनाने का काम कर रहे हैं। और हमने जिस तरीके के भी जो प्रोग्राम जो बनाया है, मैं आपको बता दूं कि 30,664 किलोमीटर टोटल रोड जो है पीडब्ल्यूडी की है, जिसका रखरखाव करते हैं। 15,000 किलोमीटर लगभग डीएलपी पीरियड के अंदर है। लगभग 6,000 किलोमीटर पर हमारे काम चल रहे हैं, और जो 5,000 किलोमीटर बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर है उनको भी हमने अब वर्क प्रोग्राम में ले लिया है, जो इस साल के अंत तक वो सारी की सारी कारपेट हो जाएगी। इस साल हमने 6,500 किलोमीटर रोड जो है वो नई कारपेट हम करेंगे, और हर साल इतनी करेंगे तो हर 5वें साल तक जो है सारी कंप्लीट जो दोबारा बन जाएगी। इस तरीके की व्यवस्था हमने करने का काम किया है। क्वालिटी का काम हम जो है प्रदेश के लोगों को हम देंगे, ताकि एक अलग से आपको दिखेगा। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक जो नेशनल हाईवेज के जो जाड़ बिछे हुए हैं बहुत सुंदर अच्छे तरीके से, इसी तरीके से अच्छी और क्वालिटी की रोड हम पीडब्ल्यूडी की जो है प्रदेश के लोगों को देंगे। पानी का सीवरेज की ठीक व्यवस्था हो, जो आदरणीय हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करने का काम हमारा डिपार्टमेंट जो है वो करने का काम करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर सिंह गंगवा जी, आपने नेटवर्क 18 के साथ बातचीत की। चक्रव्यूह में आप आए, हमारे खट्टे मीठे सवालात का आपने जवाब दिया। थैंक यू। अब जो इनके ये जवाब थे, ये आपको कैसे लगे? जो हमारे सवाल थे उनके जवाब इन्होंने कितनी ईमानदारी से दिए, या अपना जो राजनीतिक अनुभव है उसके चलते हमें गोल गोल घुमाने की कोशिश की, इसका फैसला हम हमेशा की तरह आप पे छोड़ते हैं, क्योंकि आप जनता हैं और जनता सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी के साथ चक्रव्यूह को अब विराम देते हैं, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और यूँ ही देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।